उत्तर व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी राज्य वैज्ञानिकों के द्वारा राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण हेतु जिस नवीन विधि को अपनाया था, जिस नवीन तरीके को अपनाया, उसे व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। अर्थात अमेरिकी राजनीति शास्त्र के द्वारा दावा किया गया कि यदि ये वास्तव में किसी प्रशासनिक घटना को समझना चाहते हैं तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में न केवल प्रशासनिक घटना को समझा जा सकता है, बल्कि उस सीमा तक निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं और भविष्यवाणी की जा सकती है। चार्ल्स मेरियम के द्वारा सबसे पहले न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में व्यवहारवाद के संबंध में विचार व्यक्त किए गए, लेकिन वे व्यवहारवादी अवधारणा को व्यवस्थित स्वरूप नहीं दे पाए। ये काम तो डेविड स्मिथ के द्वारा किया था, इसलिए डेविड स्मिथ को व्यवहारवादी अवधारणा का जनक कहा जाता है। डेविड स्मिथ के द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समक्ष लाने का प्रयास किया गया था। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति को समझने की कोशिश की थी, प्रशासनिक घटनाओं को समझने की कोशिश की थी, लेकिन एक विरोधी आंदोलन के रूप में व्यवहारवादी विद्वानों के द्वारा ये महसूस किया गया कि व्यवहारवाद में इस प्रकार की जो कमियां हैं, जिस प्रकार की जो कमजोरियां हैं, उनके आधार पर तत्कालीन प्रशासनिक घटनाओं का कोई समाधान नहीं हो पाया था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव हुआ। उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या उसके जन्म और उसके विकास को लेकर की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया के रूप में की जाती है। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोणवाद और व्यवहारवाद संवाद प्रतिवाद की स्थिति होती है। इन दोनों के इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, दोनों की जो विशेषताएं होती हैं, उनके संस्कार का जो परिवर्तन आता है, उसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उदय के मूल कारणों में मुख्य बात ये कही जा सकती है कि व्यवहारवाद की कमियों और कमजोरियों में जिस प्रकार की जो नीयत थी, जहाँ एक और सैद्धांतिक लक्ष्यों और उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। अर्थात व्यवहारवाद इस प्रकार से व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में प्रशासनिक घटनाओं को समझने की जिस प्रकार के जो दावे किए जाते हैं और अधिकाधिक मात्रा में वैज्ञानिक मेथड्स को यूज करने पर बल दिया जाता है। अर्थात तकनीकी प्रविधि को बहुत अधिक तवज्जो दी जाती है, उसके कारण राजनीतिक विज्ञान में तत्कालीन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए व्यवहारवाद अवधारणा के बाद उसके विरुद्ध जिस प्रकार का जो आंदोलन चला, जिस प्रकार की क्रांति हुई, उसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक असंतोष प्रारंभ हुआ। स्वयं व्यवहारवादियों ने व्यवहारिक दृष्टिकोण की अनुकूलता को स्वीकार कर किया और उसे सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। डेविड स्मिथ ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65 अधिवेशन अपने अधिवेशन भाषण करते हुए कहा कि आज व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्राय पूर्णतः अप्रासंगिक अनुसंधान का बहुत बड़ा भाग अधिक समय व्यतीत हो गया है। इस संदर्भ में डेविड स्मिथ ने व्यवहारवाद के आधार पर सुधार की मांग की। इस प्रकार संसद में व्यवहारवाद की कमियों के विरुद्ध उत्पन्न वैचारिक असंतोष को उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। आइए आज हम बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान का रूप देने में असमर्थ रहे। व्यवहारवादियों ने जिस राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनने का प्रयास किया, वास्तव में ऐसे प्राकृतिक विज्ञान के रूप में इसे स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक संभव नहीं है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक के द्वारा यांत्रिक उपकरण सहायता से प्रयोगशाला में बैठकर के मन चाहे मतलब प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इस प्रकार के प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं है। अतः राजनीतिक विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप नहीं दे पाए, जिसके कारण यह आवश्यकता अनुभव की गई कि व्यवहारवाद की जो कमियाँ हैं, इस प्रकार की जो उनकी जो कमियाँ हो जाती हैं, इनको दूर करने के लिए एक नवीन प्रविधि को अपनाने की कोशिश जाती है, जिसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण केवल यही था कि व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक स्वरूप देने में असमर्थ रहे। दूसरा कारण था व्यवहारवाद ने मूल्य की उपेक्षा की। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में केवल उन्हीं बात का अध्ययन होना चाहिए जो बातें कही गई हैं, जो कार्य किए गए हैं, जो घटना घटित हो चुकी हैं, अर्थात जिनको प्रत्यक्ष प्रवृत्ति से अनुभव किया जा सकता है। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में तथ्यों के अध्ययन पर बहुत बल देते हैं, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बहुत बल देते हैं। यद्यपि कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत आदर्शों से दूर नहीं रह सकता है, लेकिन व्यवहारवादियों के द्वारा ये दावा किया गया कि यदि आप किसी प्रशासनिक घटना को ईमानदारी से समझना चाहते हैं तो उसे मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत मान्यताओं को अध्ययन के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अध्ययन के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसके आधार पर मानव व्यवहार से निश्चित अगर कोई बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के संतुलित अध्ययन के लिए तथ्यों के साथ साथ मूल्य के अध्ययन को भी अति आवश्यक माना जाता है। अर्थात वैल्यूज़ के साथ साथ अगर तथ्यों मूल्य के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है तो राजनीतिक विज्ञान में कोई भी निश्चित सिद्धांत विकसित नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो इसके उदय के कारण माना जाता है कि व्यवहारवादी
मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में समर्थ रहे। द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस राजनीतिक तथ्य की व्याख्या विश्लेषण हेतु जिस प्रविधि को अपनाया गया, जिसे व्यवहारवादी अवधारणा के रूप से जानते हैं, व्यवहार दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं, वह मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने खोजने में सफल नहीं रहा, जबकि व्यवहारवाद का दावा था कि इन नियमों के आधार पर भी मानव व्यवहार के संबंध में निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं। अर्थात उनके द्वारा दावा किया गया था कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में नगर प्रशासन घटना को समझा जा सकता है, बल्कि कुछ सीमा तक निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं और भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन व्यवहारवादी मानव व्यवहार के संबंध में, मानव व्यवहार को निश्चित करने के संबंध में किसी प्रकार के कोई निश्चित सिद्धांत नहीं प्रतीत पाए, कोई निश्चित नियम का दबाव नहीं कर पाए, इसलिए भी उत्तर व्यवहारवाद का हुआ। अगली जो बात की जाती है, वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग पर अनुचित बल दिया। व्यवहारवादियों ने अधिकाधिक मात्रा में प्रविधि टेक्निकल एड पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, तकनीक ज्ञान को बहुत अधिक तवज्जो देते हैं। उनका कहना था कि अनुसंधान करते थे राज वैज्ञानिक को ऐसी प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय आधार सामग्री जुटाई जा सके। अर्थात उन्होंने आवश्यकता से अधिक मात्रा में तकनीकी प्रविधि के प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इस प्रकार की तकनीकी प्रविधियों का अभाव पाया जाता है। तो केवल शब्दावली के राजनीतिक ज्ञान के इस प्रकार की संभावना नहीं की जा सकती है। अगला जो कारण है, व्यवहारवादी ने समाज के प्रति अपने दायित्व का अवहेलना किया। व्यवहारवादियों के द्वारा इस प्रकार के समाज के प्रति अपने इस प्रकार के जो उनके जो दायित्व थे, जिस प्रकार की ड्यूटी थी, उनके द्वारा अवहेलना की जाती है। अर्थात उनके द्वारा अपने दायित्व और कर्तव्यों को भुला दिया जाता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक समाज और शोध के मध्य संतुलन स्थापित करने में भी असफल रहे। इस प्रकार से समाज और व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति हेतु एक नवीन उपक्रम की आवश्यकता थी। अगला जो कारण स्पष्ट किया जाता है, व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता। राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक अध्ययन पर व्यवहारवादियों ने अत्यधिक बल दिया, लेकिन इसी तथ्य के आधार पर व्यवहारवाद की समस्याओं के प्रभावशाली समाधान खोजने में असफल रहे। व्यवहारवादी समस्याओं की उपेक्षा करने के कारण तत्कालीन विचारकों ने इसे अप्रासंगिक बताया और इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। अतः यही कारण है कि उत्तर व्यवहारवाद को देखने के लिए ये लगभग इस प्रकार के कारण हैं कि पहला जो कारण था, व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान का स्वरूप नहीं दे पाए। अर्थात वह समकक्ष लेने की बात की जाती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की, अंतरशास्त्र उपागम की बात की जाती है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध व्यवहार साइंस के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का उठ हुआ। दूसरा, व्यवहारवादी मानव के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहा और वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग पर भी अनुचित बल दिया है। अर्थात आवश्यकता से अधिक मात्रा में तकनीकी प्रविधि के प्रयोग पर बहुत बल देने के कारण भी उत्तर व्यवहारवाद का उठ हुआ। आइए अब बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित किया है। सबसे पहले बात करते हैं डेविडसन के शब्दों में। उत्तर व्यवहारवाद स्वाभाविक क्रांति है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सुधार है, प्रतिसुधार नहीं है, यह एक आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है कि जानने का अर्थ है कार्य करने का दायित्व अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनः निर्माण में अपने आप को लगा देना। डॉक्टर डी.के. भिल्लोर के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में व्यवहारवाद के प्रति गहरे संतोष का परिणाम था। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में व्यवहारवादी एक तरफ प्रतिमानों, अवधारणाओं, विचारधाराओं तथा सिद्धांत को स्थापनाओं में लगे हुए थे। पूरा संसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संकटों को चपेट में लगा हुआ था, जिससे वे सभी अनजान थे। तो व्यवहारवादी विश्वविद्यालयों में, इंद्र भवन में शोधकर्ता व्यस्त थे, जबकि संसार ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर रहा था। तो कहने वाला यह था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आविष्कार की जो राजनीति की व्याख्या विश्लेषण हेतु इसकार का जो नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसे व्यवहारवादी अवधारणा के नाम से जानते हैं। लेकिन इस व्यवहारवादी अवधारणा में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, जिन्हें व्यवहारवाद की सीमाओं के नाम से जानते हैं, लिमिटेशन का नाम जानते हैं, और इसी आधार पर उनकी आलोचना की जाती है, कमियां बताई जाती हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद की कमियों को, उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए एक नई अध्ययन का प्रारंभ किया जाता है, जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। कल करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख मूलभूत सिद्धांत। धन्यवाद।